Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to my educational channel. Today I will discuss about प्रसव पूर्व रक्तस्राव एंड APH एंटीपार्टम हेमरेज. स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ये एक लेंदी टॉपिक है. इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. फर्स्ट विल सी द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन. प्रसव पूर्व रक्तस्राव, एंटीपार्टम हेमरेज. इसके जो दो मेन कॉजेज हैं प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्सियो प्लेसेंटी. इसके डेफिनेशन, इटियोलॉजी, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट. फर्स्ट, प्रसव पूर्व रक्तस्राव. तो प्रसव पूर्व रक्तस्राव का संहिताओं में स्पष्ट उल्लेख नहीं है. संहिताओं में 7वें मास के पश्चात गर्भावस्था में या प्रसव काल में शिशु जन्म के पूर्व किसी रक्तस्राव का एज सच स्पष्ट उल्लेख नहीं है. बट जब इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस देखते हैं तो मूढ़ गर्भ या अंतर्मृत गर्भ की संप्राप्ति में ये मिलता है. आचार्य सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ संप्राप्ति में एंड आचार्य वाग्भट ने अंतर्मृत गर्भ संप्राप्ति में इसका बताया है कि जो विगुड़ या मूढ़ अपान वायु होती है वो अनेक व्याधियों से कष्ट दे के तरुण गर्भ को, तरुण गर्भ मतलब जिसमें सारे अंग प्रत्यंग अच्छे से निर्माण हो चुके हैं, उसको श्रोणित स्राव मतलब रक्त स्राव के साथ या तो मार देती है या चवित कर देती है. गर्भ च्यावती तरुणम श्रोणित स्रावेण. तो ये श्रोणित स्रावेण जो है ये रक्त स्राव है. इसको हम प्रसव पूर्व रक्त स्राव ले सकते हैं. नेक्स्ट, टीकाकार डल्हन ने बताया है कि जब मक्कल की संप्राप्ति बताई है कि मक्कल प्रजाता अप्रजाता दोनों में हो सकता है. तो जो अप्रजाता में मक्कल होता है उसमें क्या है, गर्भ के गर्भाशय में च्युत होकर, गर्भ जो है गर्भाशय से नीचे की तरफ आके बट वो योनि मार्ग में कहीं पे फंस जाता है, रुक जाता है. तो योनि मार्ग मतलब जो गर्भाशय के बाद में नीचे मार्ग है उसका अवरोध हो जाने के कारण जो भी गर्भाशय से शुद्ध रक्त है, जो गर्भाशय से निकलता है वो रक्त है, वो अवरोध होने के कारण गर्भाशय में ही रुक कर पच्यमान होकर मक्कल कहलाता है. तो जो ये रुका हुआ अंदर में गर्भाशय के रुका हुआ रक्तस्राव है उसकी वजह से अत्यधिक शूल भी होता है. तो इस जो गुप्त रक्तस्राव को हम प्रसव पूर्व रक्तस्राव से कोरिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इसका मॉडर्न पार्ट APH एंटी पार्टम हेमरेज. इसको एंटी पार्टम ब्लीडिंग या प्री पार्टम हेमरेज भी बोलते हैं. डेफिनेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट प्रायर टू द बर्थ ऑफ द बेबी. तो किसी भी तरह की जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही हो प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद से लेके बेबी के डिलीवरी से पहले. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को भी इंक्लूड कर लें क्योंकि बेबी की डिलीवरी होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के लास्ट में. नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द APH. मेन काज होता है इसका प्लेसेंटल ब्लीडिंग. 70% केसेस में प्लेसेंटल ब्लीडिंग होता है APH का मेन कॉज. इसके दो सब काजेज होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्सियो प्लेसेंटली. एंड अदर कॉजेज है लोकल सर्वाइको वेजाइनल ब्लीडिंग. सर्विक्स से वेजाइना में कोई लोकल ट्रामा हो जाए, सर्वाइकल पालिक, कैंसर सर्विक्स, ये सर्विक्स या वेरिकोज वेन है उसकी वजह से, या कुछ अनएक्सप्लेन्ड या इनडिटरमाइंड कॉजेज भी हो सकते हैं. फर्स्ट देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया. तो नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस का ये अपर सेगमेंट यहाँ पे कहीं पे इम्प्लांट होता है. बट अगर ये लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट क्या होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. तो एग्जैक्ट कॉजेज क्या होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के ये पता नहीं है. इसके लिए कुछ थियरीज दिया हुआ है कि बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा एक बिग सरफेस एरिया है तो वो क्या होगा, लोअर सेगमेंट तक भी वो अप्रोच करेगा. या फिर परसिस्टेंट ऑफ कोरियानिक एक्टिविटी इन डेसिडुआ कैप्सुलरिस. तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है डेसिडुआ बेसिलिस से, जो यहाँ डायग्राम में देखेंगे ये है. अगर कोरियानिक एक्टिविटी जो ये कैप्सुलरिस वाला पार्ट है यहाँ पे भी अगर डेसिडुआ कैप्सुलरिस में भी होता रहे किसी भी वजह से तो क्या होगा, ये बाद में ग्रो करने के बाद जो ये डेसिडुआ वेरा या डेसिडुआ पैराइटेलिस का पार्ट है यहाँ नीचे तक भी ये अप्रोच करेगा. तो ये यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया या लोअर सेगमेंट तक बनाएगा. फिर नेक्स्ट इसका आ जाता है डिफेक्टिव डेसिडुआ. तो अगर डेसिडुआ डिफेक्टिव डेसिडुआ है तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन और लेने के लिए जो कोरियानिक बिल्लाई होती है वो क्या करता है, यूट्रस के मतलब स्प्रेड होता है और यूट्रस के पार्ट तक. तो हो सकता है इसकी वजह से ये नीचे के पार्ट यहाँ तक भी ये
मतलब लोअर सेगमेंट में भी अप्रोच करे, या फिर है ड्रोपिंग डाउन थियरी। ड्रोपिंग डाउन थियरी के लिए बताया कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो ड्रोपिंग डाउन की तरफ लोअर सेगमेंट में आके ही इम्प्लांट हो जाता है। तो इसके लिए थियरी पीछे इसके दिया गया है कि जो ये अपर सेगमेंट है ना, यहाँ पे जो डेसिडुअल एक्टिविटी जो प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम है इसकी पूरा डेसिडुअल एक्टिविटी या तो पूरा डेसिडुअल रिएक्शन हो, या फिर जो ये फर्टिलाइज ओवम बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट बनाती है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जोना पेलिसुडा की। जब जोना पेलिसुडा की कवरिंग डिसअपियर होती है तभी वो इम्प्लांट होता है। तो अगर फेल्योर ऑफ जोना पेलिसुडा मतलब जो उसकी कवरिंग डिसअपियर होने में टाइम से नहीं वो अगर डिसअपियर हो रहा, ज़्यादा टाइम ले रहा, तो क्या होगा, अपर सेगमेंट में ना इम्प्लांट होकर नीचे लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाएगा। तो जब लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है तो मेनली ये जो सेंट्रल टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया होता है, मतलब ये नीचे वाला वो बनाता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, ये है अपर सेगमेंट में। कहीं पे भी यहाँ पे अगर प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है दिस इज़ नॉर्मल एंड अपर सेगमेंट। ये लोअर सेगमेंट है तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर इम्प्लांट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के कि अगर मदर की पैरिटी एंड एज इंक्रीज, या मल्टी पैरिटी हो रहा हो, या 35 ईयर से ज़्यादा एज हो रहा है, ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं। या उसके कोई भी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या किसी भी तरह की सर्जरी हुई जिससे यूट्रस पे स्कार हो, या फिर बिग प्लेसेंटा साइज है जैसे ट्विन प्रेगनेंसी में है, या प्लेसेंटा एब्नॉर्मेलिटी है, ठीक है, या फिर स्मोकिंग है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। तो जो वहाँ पे हाइपोक्सीमिया कंडीशन हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्लेसेंटल हाइपरट्रोफी होती है। टाइप्स और डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है टाइप फर्स्ट या लो लाइंग, टाइप सेकेंड या मार्जिनल, टाइप थर्ड या पार्शियल, टाइप फोर्थ आर कंप्लीट। इसको हम डायग्राम से देखेंगे। तो ये फर्स्ट होता है आपका लो लाइंग, ये टाइप फर्स्ट और लो लाइंग। तो इसमें क्या होता है, जो इसका प्लेसेंटा का मेजर पार्ट होता है वो अपर पार्ट में, अपर सेगमेंट में ही अटैच होता है, बट इसका कुछ पार्ट लोअर सेगमेंट में आता है। बट ये जो इंटरनल आस सर्विक्स का वहाँ तक रीच नहीं होता, वहाँ तक नहीं पहुँचता है। टाइप सेकेंड या मार्जिनल जो होता है वो इंटरनल आस सर्विक्स का जो इंटरनल आस है उसके मार्जिन तक, यहाँ तक ये रीच कर जाता है, बट ये इंटरनल आस को कवर नहीं करता है। टाइप थर्ड होता है, या मतलब टाइप थर्ड है पार्शियल सेंट्रल या इनकम्प्लीट जो होता है वो क्या होता है, वो जब सर्विक्स क्लोज्ड है ना, उसको तो ये कवर करता है, बट जब सर्विक्स डायलेट हो जाता है, फुल्ली डायलेट हो गया सर्विक्स, तो ये चौड़ा हो जाएगा ऐसे, तो इसको पूरा कवर नहीं करता है। दिस इज़ थर्ड टाइप। एंड फोर्थ टाइप या कंप्लीट या सेंट्रल या टोटल होता है, ये सर्विक्स को कम्प्लीटली कवर किया रहता है, जो इसका इंटरनल आस है उसको कम्प्लीटली कवर किए हो, सर्विक्स क्लोज हो या फुल्ली डायलेटेड हो, तभी ये पूरा कम्प्लीटली कवर किया रहता है। अब इसका क्लिनिकल डिवीजन होता है माइल्ड डिग्री एंड मेजर डिग्री। तो जो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड एंटीरियर है वो माइल्ड डिग्री होता है। मेजर डिग्री आपका टाइप सेकेंड पोस्टीरियर, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो टाइप सेकेंड पोस्टीरियर है वो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज डेंजरस, क्योंकि पोस्टीरियर मतलब जो सैक्रल प्रोमोन्ट्री होता है पोस्टीरियर साइड में, वहाँ पे ये प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है, तो उसकी वजह से जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये कम हो जाता है। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो हेड या जो भी पार्ट हो रहा है उसका इंगेजमेंट नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होता है, जैसे जब प्लेसेंटा से ब्लीडिंग स्टार्ट, मतलब प्लेसेंटा के ब्लीडिंग नीचे से स्टार्ट हो गया प्लेसेंटा प्रीविया में, जैसे नॉर्मल जो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो उसका ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वहीं कंप्रेस करके उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डायमीटर एपी डायमीटर कम होने से प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट होता ही नहीं है, या उसको पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो इसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप नहीं होती, तो फिर हेमरेज ब्लीडिंग ज़्यादा होती है जिससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, अगर वेजाइनल डिलीवरी होती है तो देयर इज मोर चांस ऑफ द कॉर्ड या प्लेसेंटा कंप्रेशन, क्योंकि ये बहुत सर्विक्स के पास में ही रहता है, तो इससे फीटल एनॉक्सिया या फीटल डेथ होने के भी चांस रहते हैं। काज ऑफ द ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग क्यों होता है, तो जैसे लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा ग्रोज स्लोली एंड
लोअर सेगमेंट प्रोग्रेसिवली डायलेट, तो जो यूट्रस का लोअर पार्ट है, लोअर सेगमेंट है, यहाँ नीचे सर्विक्स है और फिर ये लोअर सेगमेंट है, तो यहाँ प्लेसेंटा कहीं पे भी अटैच है। तो जो प्लेसेंटा तो लेटर मंथ में वो ग्रो नहीं करता, मतलब ज़्यादा थोड़ा बहुत ग्रो करता है, बट जो लोअर पार्ट है ये लोअर सेगमेंट ये ग्रो करता है और धीरे धीरे डायलेट करता है। तो डायलेट होगा तो क्या होगा, जो यहाँ से प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच है वो वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि प्लेसेंटा इलास्टिक नहीं है, तो जैसे लोअर सेगमेंट ये डायलेट होगा तो यहाँ जो प्लेसेंटा अटैच है कहीं पे भी वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो डिटैच होगा तो क्या होगा, जो पार्ट से जहाँ से डिटैच होगा तो वहाँ पे जो भी इसका यूट्रो प्लेसेंटल वेसल्स है वो ओपन हो जाएंगे और वहाँ पे ब्लीडिंग एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग होगा। फिर अगर ये कोई लोकल ट्रॉमा वहाँ पे हो रहा है, जैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोइटल एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से भी से जो यहाँ पे पास में रहता है इसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट करेगा ये और ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, सडन ऑनसेट, कॉजलेस, पेनलेस, रिकरेंट, ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो पेशेंट बेड पे अपना नाइट में सोई है, मोस्टली मॉर्निंग में गया, जब वो उठती है तो देखती है कि उसके कपड़ों में इवन चादर में सब कई जगह ब्लड लगे रहते हैं। तो यही होता है कि सडन ऑनसेट को बिना किसी कॉज की वजह से हो सकता है, पेनलेस कोई पेन नहीं होता, और रिकरेंट जैसे एक बार स्टार्ट हो गया मोस्टली तो बाद में धीरे धीरे और बढ़ता ही जाता है। देर में भी हिस्ट्री ऑफ वार्निंग हेमरेज होता है स्टार्टिंग में, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे हल्का सा ब्लीडिंग होता है पहले स्टार्टिंग में, स्लाइट ब्लीडिंग, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया केसेस वहाँ पे हो सकता है कि ब्लीडिंग जब तक लेबर स्टार्ट ना भी हो ब्लीडिंग स्टार्ट। एंड जनरल कंडीशन एंड एनीमिया जितना विजिबल ब्लड लॉस है उसके प्रोपोर्शनेट में होता है प्लेसेंटा प्रीविया में। यूट्रस का साइज जो उसका जेस्टेशनल एज है, अगर फंडल हाइट मेजर करते हैं तो उसके करिस्पॉन्डेंस होता है। एंड यूट्रस रिलैक्स्ड होता है, सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर। फीटल पार्ट एंड फीटल हर्ट साउंड इजिली डिटेक्टेबल होता है। माल प्रेजेंटेशन मोर फ्रिक्वेंट, मतलब जैसे ट्रांसवर्स लाई या ऑब्लिक लाई या अदर माल प्रेजेंटेशन है वो इसमें फ्रीक्वेंट होता है। एंड प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से क्या होता है, हेड मे नॉट इंगेज इन द लोअर सेगमेंट, क्योंकि लोअर सेगमेंट प्लेसेंटा होने की वजह से वो उसको ज़्यादा प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से इंगेजमेंट नहीं होता। एंड एक खास बात है प्लेसेंटा प्रीविया में कि पीवी एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि उससे पीवी करने से क्या ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो इसमें होता है जब भी पीवी करना होता है जस्ट सिजेरियन के समय करते हैं। ओटी में एनेस्थीसिया देने के बाद सब कुछ सिजेरियन सेक्शन के लिए रेडी तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल केस में प्लेसेंटा प्रीविया में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। स्टालवर्दी साइन है, ये क्या होता है कि जब फीटस के हेड को पेल्विस में डाउन मतलब प्रेस करते हैं डाउनवर्ड की तरफ, तो उससे क्या होता है फीटल हार्ट रेट ये स्लो हो जाता है। जैसे ही उसको रिलीज करते हैं, मतलब प्रेशर जो डाले थे उसको हटाएंगे तो इमीडिएटली उसमें जो हार्ट रेट है वो अगेन रिकवर हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ लोअर लाइंग प्लेसेंटा स्पेशली पोस्टीरियर टाइप, यही होता है स्टालवर्दी साइन। Confirmation of diagnosis of the placenta previa, placentography, localization of the placenta by the USG and MRI। तो इसमें USG क्या है, ये सेफेस्ट मेथड होता है, चीप भी होता है एंड मोस्ट प्रेसाइज और सिंपलेस्ट मेथड होता है। इससे डायरेक्ट पता चल जाता है कि प्लेसेंटा कहाँ पे लोकेटेड है, अगर और कौन सी डिग्री का है, कितना नीचे है, कैसे एग्जैक्ट पता चल जाता है। एंड क्लिनिकल कन्फर्मेशन, डबल सेटअप एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन इन ऑपरेशन थिएटर अंदर एनेस्थीसिया, LACS के लिए एवरीथिंग रेडी है, या फिर ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन डायरेक्टली विजुलाइज होता है कि प्लेसेंटा लोअर पार्ट में है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो मदर को जो कॉम्प्लिकेशन एंटीपार्टम हेमरेज है ये हो सकता है, शॉक हो सकता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से माल प्रेजेंटेशन कॉमन होता ही है, नॉन एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, देयर में भी द प्री मेच्योर लेबर, रिटेन प्लेसेंटा, डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा रिटेन वो ईजिली निकल नहीं पा रहा, या पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, एंड ड्यूरिंग पर्पिरल पीरियड पर्पिरल सेप्सिस एंड सब इन्वॉल्यूशन हो सकता है। एंड फीटल का कॉम्प्लिकेशन में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, लो बर्थ वेट बेबी, प्रीमेच्योर डिलीवरी, एस्फिक्सिया एंड इंट्रायूट्राइन डेथ। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में पहले क्या है, प्रिवेंशन करना है, कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है एडिक्वेट एंटीनेटल केयर,
इससे क्या होगा, एंटीनेटल एडिक्वेट केयर से जो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस उसको इम्प्रूव करेंगे एंड अनेमिक नहीं होने देंगे, करेक्शन ऑफ एनीमिया। उसका अगर HB पहले से ही अच्छा है तो अगर कुछ प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग भी हो रही है तो क्या होगा, वो कंपनसेट हो जाएगा। अगर HB पहले से ही कम है तो थोड़ी ब्लीडिंग से ही पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है। एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द लो लाइंग प्लेसेंटा एट 20th वीक, रिपीट एंड 34 वीक। तो रिपीट इसलिए करना है क्योंकि इसमें एक होता है प्लेसेंटल माइग्रेशन। तो स्टार्टिंग में जैसे जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं एट 70 वीक्स पे, तो उस पर क्या मिलता है, 10% केसेस में प्लेसेंटा इंटरनल लास को कवर किए रहता है, ऐसा मिलता है, बिल्कुल लो लाइंग रहता है। लेकिन जब इसको क्या होता है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, जो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो ग्रो ज़्यादा करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेसेंटा है अपेरेंटली अपर सेगमेंट की तरफ या फंडस की तरफ वो ग्रो करता है। इसको बोलते हैं प्लेसेंटल माइग्रेशन। इसलिए इसका रिपीट 34 या उसके बाद में इसका अल्ट्रासोनोग्राफी करके कंफर्म करना है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं। और जो भी वार्निंग हेमरेज है, स्टार्टिंग में जो भी ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। स्टार्टिंग में पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से क्योर कर सकते हैं। और एट होम बेड रेस्ट करना है, वाइजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, और उसका जेंटल फंडल हाइट ये सब चेक कर सकते हैं। और जो भी पेशेंट है प्लेसेंटा प्रीविया सबको एडमिट कर लेना है, उसका जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, ब्लड लॉस का असेसमेंट करना है, इन्वेस्टिगेशन, HB%, ABO-RH ग्रुपिंग, हेमाटोक्राइट सब करके अगर ज़रूरी लगे कि कंडीशन ठीक नहीं है तो रिसोसिटेशन स्टार्ट करो, IV फ्लूइड वगैरह दे के, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी से करके कंफर्म करना है प्लेसेंटा का लोकेशन कि कौन सी डिग्री का है। फिर इसके बाद इसमें दो तरह के मैनेजमेंट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड एक्टिव। तो कुछ ऐसे कंडीशन जैसे ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग थोड़ा सा होकर स्टॉप हो गई है, प्रेगनेंसी 37 वीक से कम की है, मदर का जनरल कंडीशन हीमोडायनेमिकली मदर स्टेबल है, और फीटस भी उसका FHS गुड है, और रिएक्टिव फीटस है कार्डियोटोकोग्राफी में, तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मतलब कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी 37 वीक्स तक ये ग्रो कर जाए, उसका प्रॉपर वॉच, वेट एंड वॉच और ट्रीटमेंट करते रहेंगे। एंड जहाँ पे एक्टिव इंटरवेंशन कहाँ पे लेना है, जहाँ पे PV ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो ही रही हो, स्टॉप नहीं हो रही है, 37 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई हो, पेशेंट लेबर में हो, या फीटस का FHS एब्सेंट हो, या फिर एक्सटिंग्वेटेड हो गई हो पेशेंट, ऐसे कंडीशन में एक्टिव इंटरवेंशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर प्रेगनेंसी 34 वीक से कम की है तो वहाँ पे स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं फीटस के लंग में चोटी के लिए। फिर अब इसमें जो प्लेसेंटा अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल गया कि टाइप फर्स्ट या सेकेंड एंटीरियर है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ARM, या फिर अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीटोसिन दे के नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे। अगर प्रॉपर हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। बट अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है तो वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करा देते हैं। एंड जो टाइप सेकेंड पोस्टीरियर, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ है, वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन ही करना होता है। नेक्स्ट इसमें आता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटी। तो जैसे प्लेसेंटा प्रीविया में क्या था कि प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में सिचुएटेड होता है, बट एब्रेप्सियो प्लेसेंटी में क्या है, वो एक APH का ही एक अदर कॉज है, जिसमें क्या है कि प्लेसेंटा तो नॉर्मल सिचुएटेड अपर सेगमेंट में ही है, बट प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ ब्लीडिंग क्यों होता है, ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। वैरायटीज इसमें 3 वैरायटीज़ होती है, रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड। तो रिवील्ड होता है मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप होता है। इसमें क्या होता है, तो रिवील्ड मतलब कि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, उसमें ब्लड क्या होता है मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच से होता हुआ सर्वाइकल कैनाल से बाहर निकल के आपको विजिबली बाहर में एक्सटर्नली विजिबल है, तो रिवील्ड है। कंसील्ड मतलब जो भी प्लेसेंटा सेपरेशन से ब्लड है वो रेट्रोप्लेसेंटल प्लेसेंटा के पीछे ही या फिर कहीं पे मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में ही वो कलेक्टेड है, वो दिख नहीं रहा है, कंसील टाइप का। या मिक्स्ड है, ये क्वाइट कॉमन होता है कि सम पार्ट तो जो ब्लड है वो बाहर में विजिबल है और कुछ वहीं पे कलेक्टेड अंदर में ही है। तो यहाँ पे ये है, दिस इज़ द रिवील्ड टाइप। रिवील्ड टाइप में जैसे प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा कहीं से जहाँ थोड़ा सेपरेट हुआ है जो भी, वहाँ से ब्लीडिंग जो होता हुआ, जो ये यूट्राइन वाल मतलब डेसिडुआ है वो और ये फीटल मेम्ब्रेन इसके बीच से होता हुआ धीरे 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 सर्विक्स होता हुआ बाहर में आपको विजिबल हो जाता है रिवील्ड। और कंसील्ड वैरायटी में क्या है, ये प्लेसेंटा के पीछे ही
या मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में ही ब्लड कलेक्टेड है, वो बाहर नहीं दिख रहा है, कंसील्ड वेराइटी है। नेक्स्ट इटियोलॉजी, एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नो। कुछ एसोसिएटेड कंडीशन है, जैसे मदर की इंक्रीज पैरिटी, मल्टी पैरिटी हो, या इंक्रीज एज हो, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो, माल न्यूट्रिशन हो, या स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, तो ये है। या PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया ऐसी कंडीशन हो, तो इसमें क्या होता है, जो यूट्रो प्लेसेंटल बेड है, मतलब जो डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरीज है, वहाँ पे उसके वेसल का स्पाज्म हो जाता है ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से जो एंडोथीलियल होता है वेसल्स का, वो एनॉक्सिक इंजुरी ऑफ द एंडोथीलियम हो जाता है, जिससे ब्लड बाहर आ जाता है, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड इन डेसिडुआ वेसलिस एंड रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा। या फिर है सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस, जैसे कि ये है पॉलीहाइड्रोमनियास के केस में, या ट्विन प्रेगनेंसी में, जहाँ पे यूट्रस का साइज ज़्यादा रहता है। तो जैसे मान लो ट्विन में एक बच्चे की डिलीवरी हुई, या पॉलीहाइड्रोमनियास में अचानक से पूरा फ्लूइड या मैक्सिमम पार्ट ऑफ फ्लूइड बाहर निकल गया, एमनियोटिक फ्लूइड, तो क्या होता है, इससे इमीडिएटली जो यूट्रस का सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो जो प्लेसेंटा जहाँ से अटैच था, वो डिमिनिश सरफेस एरिया होने की वजह से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने से क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। या फिर शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो मैकेनिकल पुल, या ट्रॉमा, जो मदर है वो पेट के बल गिर गई, यूट्रस पे चोट लग गया, या एब्डोमेन पे किसी चीज़ से चोट लग गया इसकी वजह से, या सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है, ये सब इसके कॉजेज हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन द कि कितनी डिग्री एंड कितने स्पीड से प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है, एंड अमाउंट ऑफ ब्लड कंसील इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। क्लिनिकल फीचर मेनली इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग मिलता है, बट कंसील्ड वेराइटी में क्योंकि अंदर में ही छुपा रहता है, तो नो विजिबल ब्लीडिंग तो होगा, लेकिन वेजाइनल से ब्लीडिंग नहीं पता चलेगा। एब्डोमिनल पेन होगा, बैक एक होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगे, यूट्राइन टेंडरनेस एंड रिजिडिटी। इसमें जो रिवील्ड और मिक्स टाइप के एब्रेप्सियो प्लेसेंटी है, इसमें कुछ डिफरेंसेस है कि पेन एंड ब्लीडिंग है, तो रिवील्ड में एब्डोमिनल पेन फॉलोड बाय डार्क पीवी ब्लीडिंग स्लाइट टू मॉडरेट, बट ये मिक्स वैरायटी में क्या होता है, एक्यूट पेन होता है, एंड यहाँ पे स्लाइट ब्लीडिंग या फिर ब्लड स्टेन सीरियस डिस्चार्ज होता है। जनरल कंडीशन या पैरेलल जो होता है रिवील्ड में, जो जितना विजिबल ब्लड लॉस है उसी के प्रोपोर्शनेट होता है, और जनरली शॉक नहीं होता है इसमें। बट मिक्स टाइप में जो होता है उसका आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू विजिबल लॉस एंड शॉक प्रोनाउंस्ड। यूट्रस का फील रिलैक्स्ड रिवील्ड में नॉर्मल होता है, और मे बी लोकलाइज टेंडरनेस फील हो जाए, और फंडल हाइट जो होता है प्रोपोर्शनल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन ही मिलता है। एंड मिक्स टाइप में यूट्रस टेंस, टेंडर एंड रिजिड मिलता है, एंड इसका हाइट जो होता है डिसप्रोपोर्शनली इनलार्ज, जो फंडल हाइट होता है, क्योंकि जो वो कंसील्ड हेमरेज उसकी वजह से भी फंडल हाइट जब एब्डोमेन से चेक करते हैं तो ग्रो में मतलब बढ़ा हुआ इनलार्ज मिलता है। फीटल पार्ट्स एंड FHS जो होता है रिवील्ड में ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाता है, प्रेजेंट रहता है FHS, बट जो मिक्स में है फीटल पार्ट डिफ़िकल्ट होता है उसको पाल्पेट करना, एंड FHS यूजुअली एब्सेंट होता है। प्री एक्लैम्प्टिक फीचर्स रिवील्ड वैरायटी में यूजुअली एब्सेंट होता है, बट मिक्स्ड में जहाँ पे होता है फ्रिक्वेंट एसोसिएशन ऑफ द प्री एक्लैम्प्टिक फीचर्स। इन्वेस्टिगेशन है HB% ABRH, हेमाटोक्राइट, कोएगुलेशन प्रोफाइल, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द कंसील्ड वैरायटी। अल्ट्रासोनोग्राफी एंड यूरिन एग्जामिनेशन, तो अल्ट्रासोनोग्राफी कई बार ये लेस रिलायबल होता है, क्योंकि जो रेट्रोप्लेसेंटल मास है वो कई डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई बार विजुलाइज नहीं होता प्रॉपरली। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फीटस मदर का स्टेटस देखेंगे, मदर के जनरली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन HB% ABRH, हेमाटोक्राइट एंड कोएगुलेशन प्रोफाइल, ये सब करेंगे। एंड असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हुआ इसका असेस करेंगे। उसके बाद रिसोस्टेशन, पेशेंट को रिसोस्टेट IV फ्लूइड इन सब से करेंगे। फिर अब रिवील्ड वैरायटी है या कंसील्ड, उसके हिसाब से मैनेजमेंट थोड़ा अलग है। रिवील्ड वैरायटी है तो उसमें पेशेंट या तो लेबर में है, या अगर पेशेंट लेबर में नहीं है बट उसका 37 वीक से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, या 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी बट उसको परवेजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देंगे, और अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीटोसिन भी दे के नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। बट 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी बट ब्लीडिंग स्टॉप है, फिर कार्डियोटोकोग्राफ फीटस रिएक्टिव है, तो उसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करके कोशिश करेंगे
कि प्रेगनेंसी 37 वीक्स तक ग्रो कर जाए। एंड अगर कंसील्ड वेराइटी का एब्रेप्सियो प्लेसेंटी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पीरियाडिक कोएगुलेशन प्रोफाइल, हर 2-2 घंटे में कोएगुलेशन प्रोफाइल कराते रहेंगे। यूरिन आउटपुट, फीटल मॉनिटरिंग चेक करते हुए आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड इफ़ नीडेड ऑक्सीटोसिन के द्वारा वेजाइनल डिलीवरी का कोशिश करेंगे। बट अगर इससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, फाइब्रोनोजन लेवल डाउन चला जा रहा, ओलिगोयूरिया, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो इमीडिएटली सीजरियन सेक्शन करेंगे। किसी रेयर केस में हिस्टेक्टोमी भी करना पड़ता है अगर यूट्रस पूरा एटोनिक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा प्रॉपरली तो। एंड कंसील वेराइटी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है करेक्ट हाइपोवॉल्यूमिया एंड रिस्टोर ब्लड लॉस। इसके लिए नॉर्मल सेलाइन एंड हेमेक्सिलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। और इसमें मेन होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इफ़ेक्टिव करना, क्योंकि इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही यही ओनली इफेक्टिव मीन्स है जो हीमरेज है, ब्लड है, ब्लीडिंग है, उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि जैसे ही कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा जो साइनसेस ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे, वो लाइगेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। एंड उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ एब्रेसिव प्रोसेस। कोगुलेशन प्रोफाइल को हर 2-2 घंटे पे चेक करते रहेंगे और मदर का एंड फीटल का जो कंडीशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन करते रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है APH एंड प्रसव पूर्व रक्तस्राव। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।